जय हिंद। वेलकम टू दक्षा क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम हाफ सिलेबस टेस्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। आइए अपने वन बाय वन सभी सवालों को देखते हैं। सबसे पहले सवाल की अगर आप बात करेंगे तो आपके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है। क्या बोला गया? द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए एंड बी आर इन रेशियो 1:2। तो हम यहाँ पे दो प्लेट बना देते हैं। एक प्लेट ये होगी आपके पास में, एक प्लेट ये होगी, ठीक है। और इसका W1 है तो इसका कुछ W0 बोल दीजिए, और W2 जो आपके पास में है वो 2W0 होगा, ठीक है। ठीक है। एंड द फ्रीक्वेंसीज गिवन है आपको। इस पे जो लाइट की फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कुछ f है, और इस पे जो लाइट की फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कुछ 2f है। और देखते हैं क्या गिवन है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो उसने पूछा है। तो हमने इक्वेशन लिखा कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है वो क्या है, जो एनर्जी आपके पास में इंसिडेंट हो रही है दैट शुड बी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स। ये सेटअप है आपके पास में। तो अगर पहले वाले में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो कितना का देखिए, ये बन गया HF माइनस W0, ये आ गया। दूसरे वाले में अगर आप के मैक्स देखेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा आपके पास में, दिस इज 2HF माइनस 2W0। तो अब अगर आप दोनों कंपेयर करेंगे, दिस इज 2 दिस इज 1, तो अगर आप दोनों का रेशियो देखें तो 1:2 का रेशियो आपके पास में आ जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर रहा है। फिर हम बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की। सेकंड प्रॉब्लम रेडियो एक्टिविटी का सवाल है। बोला गया था रेडियो एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल इज R1 एट टाइम T1। तो आप पता है dN/dt जो होता है वो लैम्डा n होता है। dN/dt कितना होता है बच्चों? लैम्डा n। तो अब बोला गया इनिशियली जो रेडियो एक्टिविटी है वो R1 है, तो मतलब इनिशियली कुछ लैम्डा तो सेम रहेगा, और पहले इसको n नोट बोल देता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में? R1। और ये कौन से टाइम पे था बच्चों? T1 टाइम पे था। और अगर आप किसी और टाइम पे अगर आप बात कर रहे हैं, इसको लैम्डा मल्टीप्लाई n1 बोल देता हूँ इसको। और यहाँ पे जो रेडियोएक्टिविटी ये R2 थी, ये T2 टाइम पे है आपके पास। हाफ लाइफ भी गिवन है, दैट इज ln2/λ। वो कितनी है आपके पास? T है। तो बोला नंबर ऑफ एटम दैट इज डिसइंटीग्रेटेड इन टाइम T2 - T1। तो इतने टाइम में कितने डिसइंटीग्रेट हुए? तो पहले आपके पास में n1 मतलब T2 टाइम पे n1 है, और T1 टाइम पे n0 थे। तो कितना डिके हो गया? तो डिके हुआ मेरे पास में दैट विल बी n0 माइनस n1। इतना सही, ठीक है। इसको थोड़ा देखा जाए तो n0 की वैल्यू हमने पुट की, n0 आ गया R1/λ, और ये बन गया आपके पास में R2/λ। तो आंसर कितना है? जैसे R1 माइनस R2 डिवाइड बाई लैम्डा। ये आपके पास में इतने डिके हुए हैं। अब इस सवाल में क्या हुआ, आपसे एग्जैक्टली डिके तो नहीं किया, पूरा प्रोपोर्शनल किसके है। तो प्रोपोर्शनल में देखिए ये चीज कांस्टेंट है, तो किसके प्रोपोर्शनल आ गया? R1 माइनस R2 के प्रोपोर्शनल आपके पास में है। क्योंकि अगर आप लैम्डा को हटा के लिखेंगे तो ऐसा बन रहा है R1 माइनस R2, लैम्डा की वैल्यू है आपके पास में ln2/t। तो आप देख लीजिए भी किसके प्रोपोर्शनल आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें से अगर आप बेस्ट ऑप्शन देखें तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर। थर्ड आपके पास में H एटम के कोरस्पोंडिंग बोर मॉडल का सवाल है। बोला गया इन द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द एनर्जी लेवल ऑफ ए सर्टेन एटम, ओके, वेयर द सिस्टम मूव्स फ्रॉम 4e टू e, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ λ1 इज एमिटेड, ओके। तो हम यहाँ बना देते हैं बच्चों, 1 2 और 3 इसने दिखा रखा है। इसकी एनर्जी कुछ 4e बताई गई है, इसकी कुछ e बताई गई है। जब यहाँ से यहाँ पे फोटोन आपके पास में λ1 का फोटो वेवलेंथ का निकलता है। फिर क्या बोला था? वेवलेंथ ऑफ द फोटोन प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम 7/3e, ओके, दिस इज 7/3e। यहाँ से यहाँ पे जब आता है आपके पास में तो λ2 का फोटोन निकलता है। तो λ1/λ2 का रेशियो कितना होगा? तो बहुत ही आसान सवाल है। तो जो 3e होगा, जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, वो किसके बराबर आएगा? Fc/λ1। यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस देखते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एनर्जी का डिफरेंस आएगा 4e/3। 4e/3 किसके बराबर होगा? Hc/λ2। समझ में आ रहा है? इसकी एनर्जी का डिफरेंस अगर अपने देखेंगे तो ये निकलेगा कितना? 4e/3। अच्छा, अब हमें क्या करना है? λ1/λ2 का रेशियो निकालना है। तो λ1 डिवाइड बाय λ2 अगर आप यहाँ पे करेंगे तो दिस इज बिकम λ1 के कोरस्पोंडिंग तो बन गया 1/3e, और λ2 कोरस्पोंडिंग बन गया 4e/3। ऐसा बन गया एक्सप्रेशन। तो कितना आ गया? 4:9 का रेशियो आ गया। दैट इज 4/9 आप बोल सकते हैं, 4/9। तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाता है। बच्चों फिर हम फोर्थ प्रॉब्लम में देखते हैं। तो वो डी ब्रोगली वेवलेंथ का सवाल है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन, ओके।
तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट ऑफ फोटोन कितना कितना होगा, ये वो पूछना चाह रहा है। तो अगर आप देखिए लैम्डा जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन का आता है वो आता है h डिवाइड बाय mv, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये आपके पास में फोटोन के बराबर है, तो फोटोन की वेवलेंथ तो कुछ लैम्डा होगी आपके पास में, लैम्डा मान लीजिए फोटोन की वेवलेंथ है। ठीक है, फोटोन की नॉर्मल वेवलेंथ होती है, एक पार्टिकल मूव करते उसकी डीप वाली वेवलेंथ बोली जाएगी। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो कितना होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द फोटोन। तो अगर आप देखें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो कितनी, इट इज हाफ mv²। और अगर आप एनर्जी देखें फोटोन की तो उसकी काइनेटिक क्या, उसकी देखिए टोटल एनर्जी होगी वो आपके पास में वो हो जाएगी आपके पास में hc/λ। फिर अब हम क्या किया जाए, यहां से हम एक काम करते हैं, हमें पता है कि m इसको लिख दीजिए आप, दैट इज mve मल्टीप्लाई ve डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय hc/λ। अब mve की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/λ लिखा जा सकता है mve को h/λ। तो ये दोनों सेम है, सवाल में बोला कि कट गया आपके पास में, तो आंसर आएगा ve/2। सही कर रहे हैं आपने। अच्छा एक यहाँ पे c रहेगा ना, यहाँ पे c, तो क्या बच गया, जवाब आएगा दैट इज ve डिवाइड बाय 2c। अब v की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8, और c होता है लाइट की स्पीड, ये हमें पता है 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8। इसने इसको उड़ा दिया, इसने तो रेशियो आ रहा है 1/4। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास मैच कर जा रहा है। प्रॉब्लम नंबर 5 की बात करते हैं। बोला गया इफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आता है जब कोई चार्ज घूमता है ऐसे, कोई चार्ज ऐसे घूमता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट मान लेते तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r बोलते हैं। तो वैल्यू देखते हैं, म्यू नॉट सेम का सेम, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है n, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 1/n। तो ओमेगा कितना है देखिए, फ्रीक्वेंसी है n, दिस इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f होता है, तो ये आ गया, ये इसका ओमेगा आ गया आपके पास में। तो अगर ये ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड तो चलो 1/n डायरेक्टली आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें करंट चाहिए। तो करंट अगर आप देखें तो चार्ज इतना मूव कर रहा है, टाइम कितना लेगा 1/n, तो इतना टाइम, तो ये करंट आ गया। नहीं, चार्ज डिवाइड बाय टाइम, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी का जस्ट उल्टा टाइम होता है, तो डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को ऊपर लिख दिया, एक ही बात है। तो यहाँ पे करंट आ गया तो आपने लिख दिया E मल्टीप्लाई n डिवाइड बाय 2r। सिंपल सा एक्सप्रेशन आ रहा है, म्यू नॉट n डिवाइड बाय 2r। सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम नंबर 6 की बात करते हैं। बोला गया द रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ वायर इज r, एंड उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, एट इट्स सेंटर ए स्मॉलर रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल r विद करंट I एंड n टर्न्स आर प्लेस्ड। ठीक है जी, assume that the plane of two rings are perpendicular to the each other, the magnetic induction produced at center of bigger ring is constant। the torque कितना लग रहा होगा। देखिए टॉर्क का एक्सप्रेशन आता है कुछ ऐसे है, एक कुछ ऐसे रखा हुआ है रिंग और एक कुछ ऐसे रखा हुआ है ना, एक का प्लेन ये बोर्ड का प्लेन हो गया, एक का ये वाला प्लेन है। ठीक, तो अगर आप देखें टॉर्क का एक्सप्रेशन, टॉर्क आता है म्यू क्रॉस बी। तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो इस तरफ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, तो टॉर्क जो बन जाएगा इट म्यू भी बन जाएगा, बिकॉज एंगल कितना है आपके पास में 90 डिग्री। क्लियर, तब हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया म्यू नॉट, छोटे वाले में आई है ना, आई करंट फ्लो कर रहा है, ओके, बड़ा करंट म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r, ये तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपके पास में। और अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट देखेंगे तो ni ये होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट उसमें फ्लो कर रहा है कुछ I, और उसका एरिया कितना है पाई r स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करिए टॉर्क आ जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा बच्चों, म्यू नॉट स्मॉल i कैपिटल I पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कैपिटल R। ऐसा कोई रिजल्ट है क्या, देखिए क्या, दैट इज n रहेगा ना, दैट इज n म्यू नॉट I n म्यू नॉट। फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास मैच कर जा रहा है ना, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक, फिर हम चलते हैं 7th प्रॉब्लम के अंदर। 7th प्रॉब्लम बोला गया कि टू लॉन्ग पैरेलल वायर एट डिस्टेंस 2d अपार्ट, दे कैरी स्टेडी करंट, इक्वल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द प्लेन शोन इन द फिगर, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया।
एक में करंट यहाँ पे आई है, दूसरे में से यहाँ पे आई है, तो इसके जस्ट पास में देखिए तो इसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। इसकी वजह से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा आपके पास में। वो आप देख सकते हैं कैसे भी आप देखिए, वो अलग अलग तरीके हैं, आपाशीवाद मेथड, जो भी तरीके आपने सीखे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो ऊपर की तरफ है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अगर आप देखें नीचे की तरफ है, क्लियर, जस्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ऊपर जाके फिर यहाँ पे नीचे आना चाहिए, पहली बात तो ये होगा। इसकी इस तरफ देखेंगे जस्ट तो ऊपर की तरफ है आपके पास में, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें नीचे की तरफ है, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये सिंपल थ्योरी में सवाल होता है आपके पास में, तो आसान सवाल डायरेक्शन देखने का। बच्चों हम 8th प्रॉब्लम पे चलते हैं, और ये रेडियो एक्टिविटी का सवाल है। सवाल में क्या बोलेगा, टू रेडियो एक्टिव मटीरियल x1 and x2 हैव डिके कांस्टेंट 10 लैम्डा एंड लैम्डा, ओके। इफ इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो रेशियो ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे 1/e टाइम के बाद में। तो मैं बोलता हूँ मान लेते हैं कि किसी के n1 बचे, तो एक्सप्रेशन ये बनेगा n1 e टू द पावर माइनस, ये बनता है ना कि किसी भी टाइम पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे दैट इज n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो पहले वाले का जो लैम्डा है आपके पास में वो है 10 लैम्डा, और टाइम कितना होगा 1/e। और n2 को अगर आप बोलते हैं, इसमें n1 नाम ना देखिए, इसको x1 नाम दिया है सवाल में। सिमिलरली अगर आप x2 देखेंगे दैट इज n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा e, ठीक। अब आप दोनों को का रेशियो निकालना है, ओके। तो x1/x2 अगर हम करने जाएंगे तो ये तो कट जाएगा, तो ये बनेगा e टू द पावर माइनस लैम्डा e, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई e टू द पावर प्लस लैम्डा e, ठीक है, क्योंकि वो माइनस था उसको ऊपर भेज दिया, इतना सही है। अब इन दोनों को ऐड किया जा सकता है, x1/x2 कितना आएगा आपके पास में e टू द पावर माइनस 9 लैम्डा बाई। अब ये एक्सप्रेशन आपके पास में है। ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में ऐसा कुछ भी मैच नहीं कर रहा है आपके पास में, तो ये सवाल में मतलब दिक्कत होगी सवाल में, मतलब होगा आंसर यही आएगा आपके पास में। अब जो इसमें सॉल्यूशन में जो दिखा रखा होगा वो कि कब सही आ सकता है कि अगर उसमें टाइम ना दिया हो, उसमें ये बोला जाए ना कि ये दोनों बराबर है, तब जाके सोल्व करें टाइम आ जाएगा ये वाला जो आंसर डी ऑप्शन गिवन दैट इज 1/9 लैम्डा, तो यही आना चाहिए। तो इस हिसाब से ये सवाल बोनस कैटेगरी में जाना चाहिए। नाइन्थ प्रॉब्लम आपके पास में बोला गया कि ऐसे करके कोई लेंस है, कॉनकेव लेंस, इसमें ऐसे करके रे आ रही है, यहाँ तक स्ट्रेट थी और फिर कुछ ऐसे हो गया आपके पास में, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ μ3 है, ये μ1 है, ये μ2। देखिए यहाँ से यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं है, यहाँ से यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं, इसका मतलब μ1 और μ3 ये दोनों तो बराबर है। अगर सेंटर कुछ मान लीजिए कुछ यहाँ पे कहीं पे सेंटर है, हमें नहीं पता कहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे सेंटर है इसका, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेंटर है तो अब देखिए ये यहाँ पे इसको नॉर्मल बना दिया सेंटर से ज्वाइन करने वाला, तो पहले एंगल ये वाला था, पहले एंगल आपके पास में ये वाला था। अब अगर आप एंगल को देख रहे हैं तो ये पास आ गया आपके पास में, मतलब ये जो एंगल है आपके पास में कम हो गया, पहले एक रे ऐसे जा रही थी, यहाँ पे ऐसे करे कुछ बना लीजिए आप, तो या तो ये मतलब अगर उधर जाके मर्ज हुई, जैसे सेंटर पॉइंट हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आप देखें, क्योंकि इस पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, तब हम कंपेयर कर पाएंगे इसका रिफ्लेक्टिविटी जाए। तो अगर इस तरफ गया तब भी आप ऐसे बोलेंगे सर जी कि हाँ ये जो आपके पास में नॉर्मल था तो इसका ये वाला एंगल आपके इसमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अगर ये वाला एंगल आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप क्लियर कट बोल देंगे सर जी ये वाला रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा है, तो बड़े से μ2 बड़ा है एज कम्पेयर टू μ3, ठीक। तो आपके पास रिलेशन में ऐसा μ2 बड़ा होना चाहिए μ3 से, μ1 और μ3 बराबर है, तो आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा, ठीक है। ये इसी तरफ रहेगा, सेंटर इधर जा ही नहीं सकता ना आपके पास में, नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा कुछ, ठीक है। तो ये यहाँ पे नॉर्मल था आपके पास से, पहले ये एंगल था, अभी एंगल कम होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम नंबर 10 की बात करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 10 भी आपके पास प्रिज्म का सवाल है। इसमें क्या बोल रहे हैं, राइट रे, ए लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस ए बी ऑफ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल 60 डिग्री इफ इट डज नॉट इमर्ज फ्रॉम ए सी, तो क्या कंडीशन होगी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। तो अगर इसमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है, देखिए यहाँ पे डायग्राम कुछ ऐसा है, यहाँ पे आ रही है C2, इस पे जो नॉर्मल बनेगा ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल 90 है, तो ये एंगल 30 होगा, तो एंगल कितना 60 डिग्री होगा। तो आप बोलेंगे भाई अगर आपके पास में एंगल जो है वो 60 डिग्री मतलब थीटा सी से बड़ा होना चाहिए, मतलब थीटा सी से 60 डिग्री बड़ा होना चाहिए, क्लियर, ये कंडीशन है आपके पास में। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों तरफ, तो आप बोले साइन 60
शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी, ऐसे बोला जा सकता है। तो साइन थीटा सी तो आ गया आपके पास म्यू आर बाई म्यू टी, दैट इज 1/μ, और ये बन गया √3/2। तो आप क्या बोलते हैं, दैट इज म्यू शुड बी ग्रेटर देन 2/√3, म्यू शुड बी ग्रेटर देन 2/√3। और अगर इक्वल होगा तब भी आपके पास में जस्ट ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा, तो भी वो बाहर नहीं निकलेगा। तो आप बोल देंगे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे मैच कर जा रहा है। फिर अगर हम 11th प्रॉब्लम की बात करें तो आप बोला गया था, ए कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल इन द फिगर फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द एक्सिस नंबर ऑफ इमेजेस, जितने आपके पास में अलग अलग मीडियम होंगे उतनी ही इमेज बनेंगे। तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक मीडियम ये है, एक ये है और एक ये है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास में ऑब्जेक्ट है, जिससे कॉरस्पॉन्डिंग एक इमेज बनेगी, इससे कॉरस्पॉन्डिंग एक बनेगी, इससे कॉरस्पॉन्डिंग एक बनेगी, टोटल आपके पास में 3 इमेज बनेगी। सेकंड ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 12 की अगर हम बात करें तो बोला गया एन इलेक्ट्रॉन डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment P is kept perpendicular to the plane of 2 large charge connecting plates shown in the figure. Okay. Potential की एक्सप्रेशन था -p डॉट, पढ़ा है आपने, ठीक है। तो आपके पास में इस पे प्लस सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा है, तो EFI इस तरफ आएगा, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। जो डाइपोल मोमेंट है वो भी इस तरफ है, तो P और E में एंगल आपके पास में 0 हो गया, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, P मल्टीप्लाई E और एंगल तो यहाँ पे cos 0 बनेगा, तो वो 1 हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, तो -PE बाय एप्सिलॉन नॉट, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। 13th प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो वो बोला गया ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस 6 ओम, क्या रेजिस्टेंस में ऐड किया जाए ताकि अगर बैटरी का जो EMF है वो 4 वोल्ट है और पोटेंशियल ग्रेडियंट 5 मिली वोल्ट आपको मिल जाए। थोड़ा सेटअप बना दे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी ना। ऐसा सेटअप है आपके पास में, इसकी जो लेंथ है आपके पास में वो 4 मीटर है और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 6 ओम है। ये जो बैटरी की वैल्यू है आपके पास में दिस इज 4 वोल्ट है। अब आप चाहते हैं कि 1 मीटर में जो ड्रॉप आना चाहिए dV/dl, ये इसी को बोलते हैं ना कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये कितना आना चाहिए, 5 मिली वोल्ट। मतलब 1 मीटर के अंदर जो ड्रॉप आना चाहिए वो 5 मिली वोल्ट होना चाहिए आपके पास में। तो 1 मीटर की रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, 4 मीटर की रेजिस्टेंस है 6 ओम, तो 1 मीटर कितनी हो जाएगी बच्चों, दैट इज 3/2, 6/4 दैट इज 3/2। तो मैं क्या बोलूँगा, I मल्टीप्लाई R दैट शुड बी इज इक्वल टू 5 मिली वोल्ट, तो 5 डिवाइड बाई 1000 कर दिया मैंने। तो करंट की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो I की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो ये ऊपर 10 बन जाएगा, तो ये यहाँ पे साफ हो जाएगा, तो I की वैल्यू आनी चाहिए 1/300, ठीक है। अच्छा, अगर हमें 1/300 चाहिए, अच्छा सॉरी इसने जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है 5 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर बोल दिया इसने, 1 सेंटीमीटर के अंदर। तो अगर 1 सेंटीमीटर में इतना होगा आपके पास, तो हम थोड़ा सा चीज़ें कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस इज पर सेंटीमीटर, हमने गलती कर दी, हम उसकी बात करने लगे। तो हम क्या बोल देंगे, 400 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, इतनी, तो 1 सेंटीमीटर कितनी होगी, जैसे 6 डिवाइड बाई 400, ठीक। तो हम बोलेंगे दिस इज I मल्टीप्लाई R की वैल्यू इतनी होगी, बिकॉज आपको 1 मीटर की चाहिए, और ये किसके बराबर आना चाहिए, दैट इज 5 डिवाइड बाई 1000, 5 मिली। यहाँ से ये 2 जीरो साफ हो गया आपके पास में, और इसको अगर आप काटेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो I की वैल्यू आनी चाहिए बच्चों 1/3। तो I की वैल्यू R कितनी रही है, EMF तो फिक्स है, इसकी रेजिस्टेंस कुछ R मानी, दैट इज R + 6, तो ये पूरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों, 12 होनी चाहिए, तभी जाके 1/3 बनेगा ना। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 ओम आ जाएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 14। बोला गया था टोटल पावर कंजप्शन फॉर द गिवन सर्किट कितना होगा। तो 2 बल्ब बना रखे हैं और यहाँ पे एक आपके पास है बैटरी बना रखी है, कितने की, 220 वोल्ट की। सबसे पहले हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना होता है। रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन कितना आता है बच्चों, दैट इज V² डिवाइड बाई P। तो सबसे पहले R1 निकालते हैं B1 बल्ब के लिए। तो V² की वैल्यू कितनी है, 110 मल्टीप्लाई 110 डिवाइड बाय पावर कितनी है, 100। इन दोनों का आपने उड़ा दी, दिस इज 1 to 1। अगर आप R2 देखेंगे, दिस इज अगेन बिकम V² बाई P, तो ये बन गया 220 डिवाइड बाई 220, और पावर कितना है 400, यहाँ पे 3, 1 2 यहाँ पे साफ हो गया,
तो ये बन गया 2 पूरे कर दें, यहाँ पे 11 11 आ गया आपके पास में। दिस इज बिकम 121 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना बन जाएगा 363। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि टोटल पावर कंजप्शन कितना होगा, तो मैंने बोला इसकी डिस्टेंस पता है, इसकी होगी 121 ओम, इसकी कितनी होगी 363 ओम। तो आर इक्विवेलेंट अगर मैं देखूं तो कितना बनेगा बच्चों, 363 प्लस 121, तो 484 आर इक्विवेलेंट आ गया, 484 ओम। तो पावर अगर हम देखेंगे तो पावर नेट जो आएगा दैट इज वी स्क्वायर बाय आर, तो फाइनल वी कितना है 220 और डिवाइड बाय आर कितना है 484। ठीक है, थोड़ा सोल्व करते हैं, कुछ सोल्व हो क्या रहा है क्या। तो दिस इज बिकम 20, 11 से कट कर रहे हैं ना, 44। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 20, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो ये 100 आ गया आपके पास में। 100 कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले इन दोनों का आर नेट निकाल दिया। एक बार अगर आपके उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा तो वी स्क्वायर बाय आर अगर आप कर देंगे, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, तो आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो वी पता ही है 220, तो आपको नेट पावर मिल जाएगी सवाल के अंदर। प्रॉब्लम नंबर 15 में हम देखते हैं। प्रॉब्लम 15 में बोल रहा है कि ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, पावर डिसिपेट 2 ओम से कितना होगा। ऐसा सर्किट है आपके पास में, दिस इज 3 ओम, दिस इज 6 ओम। इससे कितना जा रहा है बच्चों 2 एम्पियर करंट जा रहा है। इससे अगर 2 एम्पियर जाएगा तो इससे जाना पड़ेगा 4 एम्पियर, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना चाहिए। यहाँ पे आई आर करेंगे तो 12, तो यहाँ पे भी आई आर करंट से 12 आना चाहिए। तो यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से 4 आ जाएगा, इससे कितना जाएगा 6 एम्पियर करंट जाएगा। और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो पावर कितना जाएगा आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर हो गया 36, आर कितना हो गया 2, तो 72 वोल्ट आपका जवाब हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 16 आपके पास में डायग्राम बेस्ड सवाल है। इसमें डायग्राम बना लेते हैं। पहले आपको बोला गया एक बैटरी है, कुछ कैपेसिटर्स बनाए गए हैं। ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का, ये है 6 माइक्रोफैराड का, और ये है 12 माइक्रोफैराड का। ठीक है, दिस इज 3 माइक्रोफैराड और ये V वोल्ट की बैटरी है। आपसे बोल रहा है कि C1 और C2 पर चार्ज कितना कितना है आपके पास में। जिसका नाम C1 है बच्चों, इसका नाम आपके पास में C2 है। तो हम देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। कई तरीके से सीरीज पैरेलल से सोल्व कर लें तब भी बात बन जाएगी, और सीरीज पैरेलल से ना कर नोडल से भी सोल्व किया जा सकता है। तो हम सीरीज पैरेलल से करते हैं, तो ये मिलकर कितने बन गए आपके पास, ये दोनों सीरीज में है, तो ये 12 × 6 डिवाइड बाई 18, तो ये बन गया 4 माइक्रोफैराड। दिस इज बिकम 4 माइक्रोफैराड। ठीक, और ये 4 और दोनों, ये दोनों हो गए 6। ठीक, 4 की पैरेलल में है तो सीधे डायरेक्ट जुड़ेंगे, तो ये 6 हो गया, और 6 और 3 अगर आप देखें तो 9 हो गया। तो 9 CV चार्ज यहाँ से आपके पास में निकलेगा। 9 CV चार्ज आया आपके पास में, 9 CV आया तो इस पे 4 है, इस पे 2 है आपके पास में। तो कैसे कैसे चार्ज आपके पास में डिवाइड होगा, तो आप पता है कैपेसिटेंस के रेशो में जाता है। तो आप इसमें देखें तो इसमें जाएगा आपके पास में 6 माइक्रोकूलम, 6 CV चार्ज इसमें जाएगा, और इस पे कुछ आपके पास में 3 CV चार्ज आएगा। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपके पास में बन गया यहाँ पे। अब ये तो इसमें कितना जाएगा, इसमें वापस 9 CV ही जाएगा। चार्ज का रेशियो अगर आप देखें, इसमें 3 CV, उसमें 9 CV, तो रेशियो अगर आप देख रहे हैं, हमसे क्या पूछा गया, ओके रेशियो पूछा गया C1/C4 का। तो C1/C4 का रेशियो अगर हम देखें तो कितना आ रहा है आपके पास में, C1 ये है कुछ, C4 यहाँ पे है आपके पास में। तो C1 पे आ रहा है 9 CV, और C4 पे अगर आप देखें दैट इज 6 CV, तो कितना आ गया आपके पास में 3:2 का रेशियो आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है 17, वो LR सर्किट का सवाल है, वो भी आपके पास में डायग्राम बेस ही है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे बैटरी है आपके पास में 18 वोल्ट, फिर यहाँ पे ऐसे एक इंडक्टर है, फिर यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपके पास में कैसे रेजिस्टेंस है, और फिर यहाँ पे ऐसे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ऐसे एक इंडक्टर हो गया, और यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया आपने। कैपेसिटर 5 माइक्रोफैराड, 2 मिली हेनरी, दिस इज R2, R1, 2 मिली हेनरी, R3, और ये 18 वोल्ट है। अब सवाल में पूछ कह रहा है R1 R2 की वैल्यू गिवन है। R1 हो गया आपके पास में 3 ओम, R2 कितना हो गया 6 ओम,
और R3 होगा 9 ओम। EMF की वैल्यू है 18 वोल्ट। अब पूछा गया कि I1 कितना होगा जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो अगर आप इस यहाँ पे स्विच को ऐसे क्लोज कर देते हैं, स्विच को क्लोज करते ही आपको पता है कि इंडक्टर है वो इनफाइनाइट डायरेक्शन शो करता है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच t इज इक्वल टू 0 पे। तो इससे कोई करंट नहीं जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, इससे भी कोई करंट नहीं जाएगा आपके पास में। और इसको अगर आप देखेंगे तो कैपेसिटी t इज इक्वल टू 0 पे मतलब कुछ रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, तो उसको आप स्ट्रेट कर सकते हैं। तो अगर आप करंट देखेंगे I की वैल्यू थी 18 आ गया, और इसका आज करंट देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल में है, तो कितना बन गया 18 डिवाइड बाई 9, तो ये 2 ओम बन गया, तो ये आ गया 9 एम्पीयर। तो यहाँ से 9 एम्पीयर करंट निकल रहा है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे I1 पूछ रहा है। I1 कौन सा है, इसका नाम I1 है, इसका नाम I2 है और इसका नाम I3 है। तो I1 ये है, तो इससे कितना जाएगा, अब आप इनको रेशो में डिवाइड कर दीजिए, तो I1 का जो आएगा वो रेजिस्टेंस के उल्टे रेशो में जाता है, तो ऐसा कुछ बनेगा आपके पास में, तो 6 एम्पीयर आ जाएगा। क्लियर। तो थर्ड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। 18th प्रॉब्लम में आपको बोला गया कोई एक कॉइल है, उससे जो करंट पास हो रहा है उसका कर्व दिखाया गया ऐसे करके, फिर कुछ ऐसे, फिर कुछ ऐसे और ऐसे। तो अब जो EMF आता है कोई भी कॉइल, उसको सेल्फ कुछ L होगा, इट मींस L di/dt। तो यहाँ पे अगर आप देखें di/dt कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, नीचे बन जाएगा ऐसे, देखो di/dt कांस्टेंट है, यहाँ पे di/dt 0 है, तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, फिर यहाँ पे भी सेम है और कांस्टेंट ऐसा बन जाएगा। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फिर उसके आगे अगेन ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो आप बोलेंगे ऐसा जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वो सेकंड में दिखाई दे रहा है, तो ये पता है कि भाई अगर आपको करंट पता है तो EMF L di/dt होता है, तो ये सवाल इजीली हो सकता था। 19th प्रॉब्लम आपके पास में AC का सवाल है। इन द गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1 एंड V2 300 वोल्ट ईच, द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V3 एंड अमीटर कितना कितना होगा, वो ये पूछ रहा है। देखिए, तो आपके पास में एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक ऐसे ये लगा हुआ है ना, और यहाँ पे ऐसे AC सोर्स है, इसकी वैल्यू 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो इसकी जो रीडिंग है वो दिखा रहा है 300 वोल्ट, यहाँ पे 300 वोल्ट दिखा रहा है, तो RMS वैल्यूज दिखा रहा है। तो आप पता है कि ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐसे कुछ VR माना है, तो करंट से जो वोल्टेज होता है वो उसमें ऊपर रीड कर जाएगा ऐसे, इसमें ये ऊपर VL बनेगा, नीचे ऐसे VC बनेगा। तो और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होता है वो यहाँ पे आएगा, तो आप पता है VL और VC तो बराबर है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सोर्स का वोल्टेज होगा वही VR का वोल्टेज हो जाएगा। तो VR का आंसर कितना है 220 वोल्ट। और करंट की अगर आप बात करेंगे तो करंट हम कैसे देखेंगे, जेड अगर होता है जेड इज इक्वल टू कितना होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये वाली टर्म आपके पास में 0 होगी, क्यों, क्योंकि वोल्टेज सेम है तो करंट तो सेम था ही आपके पास में, तो दोनों का XL और XC सेम होगा, तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो Z आ गया वो R आ गया, तो IRMS कितना आएगा, दैट इज VRMS डिवाइड बाय R। तो VRMS कितना है 220 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 200, तो आप सोल्व कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 1.1, दिस इज 1.1 एम्पीयर। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 20 की। तो क्या बोला गया, one face of prism with a refractive angle 30 degree is coated with silver. Okay, a incident ray on another face at an angle 45 degree is refracted and reflected from the silver coated face and retrace its path. The refractive index of prism कितना होगा, देखते हैं थोड़ा सोल्व करके, डायग्राम बना लेते हैं। ये वाला एंगल सवाल के अंदर है 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसका नॉर्मल बना दें तो यहाँ पे 45 डिग्री पे आपके पास में आ रहा है, और 45 डिग्री में आने के बाद में इस पे कुछ नॉर्मली इंसिडेंस होता है, तो अगर इस पे नॉर्मली हो रहा है बच्चों, तो ये हो गया 60, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब से 100 लगा दीजिए, दैट इज sin 45 इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू डिवाइड बाय sin 30, तो ये डिवाइड बाय 2 आ गया, और यहाँ 1/√2 आ गया, तो म्यू कितना आ गया √2 आ गया म्यू आपके पास। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 21 की। तो क्या बोला गया, ए चार्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्ब फील्ड, चार्ज कैपिटल Q एंड स्मॉल q मूविंग अराउंड एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर आप यहाँ पे कैपिटल Q है आपके पास में और यहाँ पे माइनस Q है, तो ये ऐसे इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, और अगर इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर तो क्या क्या चीजें कंजर्व है, एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्यों, क्योंकि इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉप 0 है, इस वाले के अबाउट टॉप 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा आपके पास में। तो
फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता। ये तो सैटेलाइट वाला मोशन है, आपको पता है कि भाई वेलोसिटी तो चेंज होती रहेगी ना, इलिप्टिकल पाथ में जाती है, यहाँ पे अलग आएगी, यहाँ पे अलग आएगी, तो लीनियर मोमेंटम तो बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है। एंगुलर मोमेंटम नहीं बदल रहा, बिकॉज सेंटर के अबाउट टॉर्क 0 है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। फिर अगर आप देखें प्रॉब्लम नंबर 22 की बात अगर हम करें, तो आपको क्या बोला गया कि एक कैपेसिटर है, ये पैरापेट कैपेसिटर has capacitance C if it is half filled with direct equal to the percentage increase in capacitance के साथ। पहले C था आपके पास में, तो C किसके बराबर था, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब अगर आप देखें तो दो कैपेसिटर मान लीजिए आप, एक का नाम C1 एक का नाम C2, ऐसे मान लीजिए, तो C1 C2, तो C1 कितना आ गया, A का A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D, और C2 अगर आप देखें दैट इज A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D मल्टीप्लाई 5, बिकॉज K टाइम्स हो जाता है। अब इसका C इक्विवेलेंट अगर आप देखेंगे ये बन गया 3A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D, ठीक है, 3A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो पहले कितना था बच्चों, पहले था A एप्सिलॉन बाई D, अब इसका 3 टाइम्स हो गया, ठीक। अब हमसे बोल क्या रहा है, इंक्रीज कितना हुआ, तो डबल इंक्रीज हो गया, 200 टाइम इंक्रीज हो गया ना, इंक्रीज कितना हो गया 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और इनिशियली कितना था A एप्सिलॉन नॉट बाई D, परसेंटेज देखें कितना आ गया, 200% आ गया, तो आप बोलेंगे फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम आपके पास में आरसी सर्किट का सवाल है। तो बच्चों इसका क्या करें, दो, क्योंकि ऐसा सर्किट है तो आप इसको दो में से तोड़ सकते हैं। एक नीचे वाले को आप ऐसे देख लीजिए, इसमें मान लीजिए कुछ I2 करंट जा रहा है, कैपेसिटर कुछ C है, R है, और ऊपर वाले कुछ ऐसा मान लीजिए, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है, हमें करंट का रेशियो बताना है, तो ऐसे करना आसान रहेगा। ये 3C हो गया, ये 2R हो गया, इसका नाम कितना हो गया, I1 हो गया। तो I1 को अगर हम देखें दैट इज I इज इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस t बाय टाउ, तो I नॉट e टू द पावर माइनस t बाय टाउ कितना होता है, RC हो, दैट इज 6RC। अगर आप ऊपर I2 देखेंगे दैट इज I नॉट, दिस इज E बाय R e टू द पावर माइनस t बाय टाउ, तो ये बन गया RC। अब हमें रेशियो देखना है I1 बाय I2 का, तो अगर हम I1 बाय I2 का रेशियो निकालने जाएंगे तो ये बन जाएगा E डिवाइड बाई 2R e टू द पावर माइनस t बाई 6RC डिवाइड बाई E बाई R e टू द पावर माइनस t बाई RC। तो इसने इसको उड़ा दिया, ओके। और अगर आप रेशियो कैसे देख सकते हैं हम, तो ये ऐसा बन जाएगा, ऊपर जाएगा दिस इज e टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा t बाई RC, और वो बन जाएगा t बाई 6RC, तो बन गया e टू द पावर प्लस 5t बाई 6RC। तो इसका अगर हम रेशियो देख रहे हैं, ये तो पूछा है ना रेशियो, तो ये रेशियो क्या करें, टाइम में इंक्रीज होगा, बिकॉज ये नेगेटिव वैल्यू नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये इंक्रीज होगा विद टाइम। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। पर ये सोचना कि सर्किट किस तरीके का था, हमने को तोड़ के दो सर्किट में कन्वर्ट कर लिया, वो अच्छा था। 24th प्रॉब्लम की, ए magnet is parallel to a uniform magnetic field. If it is rotated by 60, the work done is this. How much work is done to move it further 30 degree? तो यार जो U आता है इज माइनस m डॉट B आता है, ठीक। तो जब आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट भी ऐसा ही था, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही है, और आपने इसको टर्न करके कहाँ पे ले गए आप, 60 डिग्री पे आप इसको ले गए, 60 डिग्री टर्न कर दिया आपने इसको ना। तो अब आप देखते हैं, तो यहाँ पे U फाइनल कितना बन गया, माइनस m डॉट, इनिशियली कितना था, U इनिशियल था माइनस MB, बिकॉज एंगल 0 था। U फाइनल देखिए दैट इज माइनस MB cos 60, तो ये हाफ बन गया ऐसे, क्लियर। तो वर्क जो आएगा डेल्टा, वर्क कितना आएगा, डेल्टा U के बराबर आएगा वर्क आपके पास में, तो इसकी वैल्यू दैट इज MB बाई 2, कितना वर्क किया, और ये वैल्यू किसके बराबर है, दिस इज 0.82। अब ये बोल रहा है कि इसको फर्दर 30 डिग्री रोटेट कर 90 डिग्री बन जाएगा, तो इसमें देखेंगे फिर ये वाला U इनिशियल हो जाएगा उस केस में। अगर आप पहले 60 डिग्री से अब आप इसको और टर्न करें 30 पे लेंगे, तो ये वाली पोजीशन इनिशियल बन जाएगी, फाइनल बन जाएगी। तो U फाइनल डैश अगर आप देखेंगे तो कितना आ गया, माइनस m डॉट B, तो m B cos 90, तो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो वर्क डन अगर आप देखेंगे इट इज U फाइनल डैश माइनस इनिशियल कितना था आपके पास में, उसको U फाइनल बोला जाएगा। तो ये वाली वैल्यू 0 है, माइनस ये बन गया MB बाई 2, माइनस ऑफ MB बाई 2, टोटल कितना गया MB बाई 2। सेम वर्क करना पड़ेगा, तो अब वैसे 0.8 ही आएगा आपके पास में। अब वो अर्थ में लिखा हुआ है आपके पास में, तो अर्ग में लिखा हुआ तो पता है भी 1 जूल इज इक्वल 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है आपके पास में, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 25 की बात करते हैं।
बोला गया कि कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है और फ्रीक्वेंसी। तो पावर फैक्टर पूछा रहा है कितना आ रहा है। तो पावर फैक्टर अगर आप देखें तो cos फाई आता है आपके पास में R/Z। क्लियर। तो R की वैल्यू अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस तो है 3000 और Z की वैल्यू कितनी है। Z अगर आप देखें तो Z कितना होता है, Z होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब इसमें इंडक्टर तो है ही नहीं, सिर्फ C है, तो कितना बन जाएगा √R² 3000 का स्क्वायर और ये कितना बनेगा, C बनेगा 1/ωc। 1/ω गिवन है सवाल में क्या, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो ओमेगा 2πf कितना बन जाएगा बच्चों, ये 100 पाई। तो 1/ωc तो 100 पाई और C की वैल्यू है 2.5 डिवाइड बाई पाई और माइक्रो है तो ऊपर 10⁻6 हो जाएगा। क्लियर। इस पाई ने इसको उड़ा दिया, यहाँ पे देखें 10⁻4 बच गया, इसको कर लें 10⁻5 हो गया ना, इसको उठा दिया। तो अब इसमें देखेंगे तो 1000 अलग कर दो, 100 अलग कर दो, दिस इज 4000 बन गया आपके पास में। तो ये 4000 का स्क्वायर हो गया। तो एक्सप्रेशन ऐसा बन रहा है 3000 और नीचे आ रहा है आपके पास में 3000 का स्क्वायर प्लस 4000 का स्क्वायर। तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 5000 बन जाएगा ना, यहाँ पे सोल्व करने 5000। तो 3/5 आ रहा है cos फाई। तो 3/5 आ रहा है आपके पास में, तो ये 0.6 हो गया। तो पावर फैक्टर तो मिल गया। पावर सर्किट के अंदर कितना डिसिपेट होगा, तो पावर के लिए एक्सप्रेशन कितना आता है आपके पास में, दैट इज IRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाई R। तो IRMS कैसे निकालें, वोल्टेज गिवन है आपको 200 डिवाइड बाय Z किया, Z कितना आया मेरे पास में, Z आया 5000। ठीक, तो ये इसका स्क्वायर कर देता हूँ और R की वैल्यू कितनी है 3000। क्लियर। तो ये 3 0 यहाँ पे उड़ गई और दिस इज 3 0 यहाँ पे इससे उड़ा दिया आपने, यहाँ पे कितना बन गया 4 बन गया। तो दिस इज बिकम 24 डिवाइड बाई 5। 24 डिवाइड बाई 5 तो कितना आ जाएगा आपके पास में 4.8 वोल्ट। तो आपके थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 26 देखते हैं क्या बोला गया। 2 वायर्स of resistance R1 and R2 having temperature coefficient α1 and α2 respectively. These are joined in series. The effective temperature coefficient कितना होगा। ठीक, तो अगर आप देख रहे हैं अभी एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, इसकी रेजिस्टेंस कुछ R1 है, इसकी R2 है, तो किसी टेम्परेचर बढ़ने फाइनल क्या बन गया, R1 1 प्लस α1 डेल्टा टी और प्लस R2 ब्रैकेट में 1 प्लस α2 डेल्टा टी। और इसका हमें इफेक्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट चाहिए। तो मान लीजिए इफेक्टिव जो बनेगा एक रेजिस्टेंस को बोल देंगे R1 प्लस R2। तो ये क्या बन जाएगा, इट इज R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई 1 प्लस अल्फा डैश, वही इफेक्टिव है। तो ये डेल्टा टी आ गया। ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा डैश की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में। तो मैंने यहाँ पे देखा तो ये बन गया R1 प्लस R2 प्लस R1 अल्फा1 डेल्टा टी प्लस R2 अल्फा2 डेल्टा टी। और यहाँ पे देखो R1 प्लस R2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस R1 R2 अल्फा डैश डेल्टा टी। तो ये तो यहाँ पे साफ हो गया बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप अल्फा डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं तो अल्फा डैश आ गया R1 अल्फा1 प्लस R2 अल्फा2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो अब पता है कि एक्सप्रेशन कैसे लिखना, अगर आप वो आप देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। प्रॉब्लम नंबर 27 आपके इसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का सवाल है। तो ऐसा कोई सर्किट है, यहाँ पे R है, फिर स्टेट वायर है, फिर R है, फिर इसका रिपीट हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ इसका नाम X है, इसका नाम Y है। तो मैं R X Y को कुछ R डैश बोल देता हूँ, तो इससे आगे वाले पार्ट को भी R डैश बोल जाता है, इसको R डैश बोल दिया। अब देखिए, अब पता है कि ये R डैश है, R X Y भी R डैश है, तो ये तो शॉर्ट हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। तो R X Y फिर किसके बराबर आ जाएगा, 2R के बराबर आ जाएगा, और यही हमें चाहिए। तो फिर कितना हो जाएगा 2R। प्रॉब्लम नंबर 28 देखते हैं। 28 में बोला कि यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन ए रीजन ऑफ रेडियस R शोन इन द फिगर। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो ये पूछना चाह रहा है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे देखते हैं, हम बोलते हैं E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे चले गए, हमने यहाँ पे देखा एक कोई भी लूप मान लिया ऐसे। तो इसमें E मल्टीप्लाई 2πr, फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स दिस इज पाई कैपिटल R स्क्वायर मल्टीप्लाई dB बाई dt, जिसका रेडियस है कुछ कैपिटल R। तो अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके से फंक्शन आ रहा है 1/r के,
1/r का इनवर्स फंक्शन है अगर आप बाहर देख रहे हैं। तो आप कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा आपके पास में? सेकंड ऑप्शन मैच कर जाएगा, क्योंकि वो 1/r का रेशियो आपको दिखा रहा है। 29 प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, क्या बोला गया? एक कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ l इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एंगुलर बाइसेक्टर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन द टू एंड कितना होगा? तो अगर ये रोड ऐसे मान लीजिए कुछ, और ये रोड ऐसे यहाँ पे कुछ रोटेट कर रही है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड कुछ बाहर की तरफ है, क्लियर? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा, इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे देखें तो इसमें ऐसा बैटरी बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, तो ये भी ई होगा, ये भी ई होगा, बिकॉज दोनों एंड से बराबर बराबर होगा। तो यहाँ से चल के देखेंगे तो ये 0, फिर यहाँ पे -c, फिर यहाँ पे +c, तो एंड पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम ही आएगा आपके पास में, बिकॉज बैटरी इस तरीके की बनेगी। इस वाले एंड में अगर ऐसी पोलैरिटी बनेगी, इस वाले में कुछ ऐसी पोलैरिटी बनेगी, तो आपस में दूसरा कैंसिल आउट कर देंगे। तो एंड्स के बीच में अगर आप ईएमएफ देखें तो 0 आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 30, क्या बोला गया? रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम इंडक्टेंस ये हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज टू AC वोल्ट। तो कुछ ऐसा सर्किट बन रहा है आपके पास में, एक रेजिस्टेंस बना दिया, एक हमने इंडक्टर बना दिया, और यहाँ पे ऐसे बैटरी बना देते हैं। ये 20 वोल्ट है और 200 हर्ट्ज है, इसकी रेजिस्टेंस है 300 ओम, और ये हो गया 1/π L की वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम सर्किट में देखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे IR बन जाएगा और ऊपर बन जाएगा I × XL। तो ये करंट का फेज है, ये वोल्टेज का फेज है, तो हमें एंगल निकालना है। तो इस वाले एंगल थीटा बोले तो tan थीटा कितना आएगा आपके पास में? tan थीटा आएगा XL/R, क्योंकि I तो सेम है। XL की वैल्यू कितनी? ओमेगा × L। अब ये फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा कितना आ जाएगा? 2πf, तो 100π आ जाएगा, ठीक है। तो 100π × 1/π, और R की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में? 300। तो ये यहाँ पे साफ हो गया, तो थीटा आ गया tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3, क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 31 की। ये थ्योरेटिकल सवाल है, यहाँ पे कर लेते हैं। 31 में क्या बोला गया? इफ ए चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम ए लो पोटेंशियल रीजन टू हायर पोटेंशियल रीजन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी। तो मान लेता हूँ यहाँ पे इसका पोटेंशियल कुछ V था, यहाँ पे कुछ 2V था। इस Q को उठा के आप यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो डेल्टा U क्या होता है? दैट इज Q × डेल्टा V, सिंपल सी बात है। तो डेल्टा V Q, डेल्टा V अगर आप देखें तो V, तो जो चार्ज पॉजिटिव है आपके पास में, मतलब क्यू पे डिपेंड करती है कहानी यार, Q × V। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये Q पॉजिटिव होगा तो डेल्टा U क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और अगर Q नेगेटिव है डेल्टा U आपके पास में डिक्रीज हो जाएगा। फिर इसमें कुछ नहीं बोल सकते, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। बस नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 32 की। 32 आपके पास में डिफ्रैक्शन का सवाल है। आपको क्या बोला गया? इफ चार्ज शिफ्ट स्क्रीन इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सिंगल स्लिट विच एलिवेटेड बाय लैम्डा गिवन है, तो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा गिवन है, तो विड्थ ऑफ स्लिट पूछा था। वो एक्सप्रेशन पता है, तो y आता है, दैट इज L λ/d/a आता है। ये एक्सप्रेशन आपको बताया गया है डिफ्रैक्शन के अंदर। तो अगर आप थर्ड के लिए निकालेंगे तो हमें डेल्टा y निकालना है। सबसे पहले n की वैल्यू कितनी? 3 पुट करना पड़ेगा। फिर फर्स्ट के देखेंगे तो λ/d/a पुट करना पड़ेगा, और ये किसके बराबर है आपके पास में? दिस वैल्यू इज 3 mm। तो विड्थ हम निकाल सकते हैं, कितना है? 2 लैम्डा के सवाल में गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम, कैपिटल D 50 डिवाइड बाय 100 बोल दीजिए इसको, और यहाँ से a की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 3 डिवाइड बाय 1000, और यहाँ पे 10 टू द पावर -10 हो गया आपके पास में, ठीक। तो अब देखते हैं, तो ये 3 और 1 4 और 3 7, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या बन गया? 1000 बन गया आपके पास में, ठीक। तो a की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो a की वैल्यू आपके पास में कितनी? दैट इज 4 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 5, ऐसा कुछ आ गया, सही नहीं? यहाँ पे 5 भी था ना, तो 20 बन जाएगा से, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाय, तो ये कितना बन गया बच्चों? दिस इज 0.2 mm। तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन मैच कर गया। फिर हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 33 की, तो बोला गया द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फिल्म रखी गई, थिकनेस गिवन है, तो शिफ्ट कितना आएगा आपके पास में? तो फिर आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे, तो शिफ्ट अगर आपको गिवन तो आपको पता है शिफ्ट आता है, तो शिफ्ट अगर हम निकालते हैं डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो बढ़िया है, इट इज म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये शिफ्ट की वैल्यू आपको सवाल में गिवन है,
और थिकनेस वगैरह सब गिवन है, आपको इसमें देख लेते हैं क्या क्या डाटा गिवन है। और ये फ्रिंज विड्थ के बराबर आती है, तो शिफ्ट कितना है, दैट इज लैम्डा डी बाय स्मॉल डी के बराबर आ रहा है। तो आपने यहाँ पे दैट इज म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी, इसने इसको उड़ा दिया। लैम्डा की वैल्यू सवाल में गिवन दैट इज 5000 एंगस्ट्रॉम। कैपिटल डी कितना है, कैपिटल डी तो उड़ गया ना यहाँ पे, तो इसकी जरूरत नहीं है आपको। और यहाँ पे डिवाइड बाई टी करेंगे तो ये म्यू माइनस 1 आ जाएगा। आप सोल्व कर लीजिए, म्यू की वैल्यू निकाल, तो म्यू की वैल्यू आपके पास में निकल के आ जाएगी 1.4। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन कर लेंगे तो बात बन जाएगी। फिर हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 34 की। तो 34 में क्या बोल रहा है, इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विड्थ ऑफ द फ्रिंज विड्थ कैन बी इंक्रीज इफ डिक्रीज इफ यू डिक्रीज। तो फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन जो आता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी है आपके पास में। तो अगर हम सेपरेशन इन स्लिट को डिक्रीज करेंगे तो ये टर्म डिक्रीज होगी, तो बीटा इंक्रीज करते, ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, स्लिट विड्थ समझ में आता है ना क्या होता है। स्लिट विड्थ ये होता है आपके पास में, जैसे ये है ना, तो ये सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स है, ये स्मॉल डी है। स्लिट विड्थ ये होता है आपके पास में। ठीक है, जैसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना आपके पास में, इससे इंटेंसिटी पे इम्पैक्ट आता है और फ्रिंज विड्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन कैपिटल डी को कम करेंगे तो बीटा कम होगा। वेवलेंथ ऑफ सोर्स, तो वो भी अगर आप कम करेंगे तो बीटा कम होगा। फिर हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 35 की। क्या बोले, ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल wire is rigidly fixed and carries 100 ampere current. Another wire of linear mass density this placed below 2 centimeter and hangs in air. The current in free air will be, sorry free wire will be. देखते हैं थोड़ा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल वायर है, इसमें 100 एम्पियर करंट आपके पास में जा रहा है। और इसमें अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक और वायर है, इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो आ गया 2 × 10⁻³ देखिए 1 मीटर पे जो फोर्स लग रहा होगा वो mg लग रहा होगा। तो mg कितना आ जाएगा आपके पास में 1 मीटर पे फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो वो कितना है mg ना, दैट इज 2 × 10⁻² आ गया फिर ना। ठीक, इतना फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। अब इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, IL भी बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही बैलेंस कर सकता है। तो आप बोलेंगे सर 2 / 100 दैट शुड बी इज इक्वल टू I, L की जगह 1, और मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, दैट इज μ0 I डिवाइड बाय 2 पाई, और d की वैल्यू सवाल में गिवन है क्या, 2 सेंटीमीटर आ गया आपके पास में। दिस d इज 2 सेंटीमीटर, 2 डिवाइड बाय 100, ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। तो म्यूनट को आप लिख दीजिए, म्यूनट 4 पाई × 10⁻7 लिखा जा सकता है इसको, 4 पाई 10⁻⁻7। तो ये यहाँ पे बन गया बच्चों 2, 7 है तो इसमें से कितना उड़ा दिया हमने यहाँ पे, 2 2 4 5 6, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचा, 10 बचा इसकी जगह। और इसको अगर हम और सोल्व करेंगे तो ये बन गया 2, यहाँ पे उड़ गया, तो आई की वैल्यू 20 एम्पियर आ गई। और अगर आप जी को 9.8 लेते तो वो 19.6 आ जाता, मैंने जी को 20 लिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा। 36 प्रॉब्लम नंबर, क्या बोला गया, ए थिन कोई रिंग है, रेडियस r है, उसको चार्ज q गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पे ए के बी पार्ट के द्वारा ई है। ठीक है, देखते हैं मैं सवाल को। एक रिंग बना दिया हमने, इसकी डिस्क कुछ आर है, इस पार्ट का नाम ए के बी है, ए के बी। इस पार्ट की जो ई एफ आई है वो कुछ ई है आपके पास में। तो अब हम देखते हैं, हमसे पूछा गया कि अगर इसकी बजाय यहाँ पे पहले ई था, मतलब इसकी बजाय पहले क्यू था यहाँ पे, तब इसकी जगह कुछ -q' चार्ज अगर हमने बना दिया, तो ई पहले ऐसे दे रहा था, तो अब इसका ई ऐसे आएगा। इस वाले पार्ट का ई अगर हम देखेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा, ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका ई, इसका और इसका जुड़ जाएगा, तो 2e बन जाएगा आंसर, और इसकी तरफ आ जाएगा। तो आप बोलेंगे 2e अलोंग ओके। तो पहले इसका और इसका कैंसिल आउट हो रहा था जब सब पॉजिटिव थे, नेट 0 आ रहा था। तो अब इसका इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों अभी पॉजिटिव है, पर इसको नेगेटिव कर दे तो ये इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, नेट कितना बन जाएगा, 2e बन जाएगा आपके पास में। तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन मैच कर जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 37 की बात करते हैं। तो अगर से पोलराइजर का सवाल है, आपको बोलेगा 2 पॉइंट P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद द एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर। एक पोलराइजर कुछ ऐसा है, इसका एरो कुछ यहाँ पे होगा, दूसरे वाला भी कुछ ऐसा है, वो कुछ यहाँ पे।
अब इसने क्या बोला, अनपोलराइज्ड लाइट आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन P1, यहाँ पे कुछ आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट आ रही थी। अब थर्ड पोलराइजर इन दोनों के बीच में रखा गया और 90 डिग्री बाद थर्ड पोलराइजर कुछ ऐसा बन गया होगा, इधर है उसका। तो अगर आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री पे है तो यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट इसका जस्ट आई नॉट बाई 2 आएगी, पर अगेन ये 90 डिग्री पे है तो ये 90 डिग्री पे रिफ्लेक्शन में तो कोई एनर्जी थी ही नहीं, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी थी, 0 हो जाएगी। तो बेसिक बात है, वो पता है भी पोलराइजर एंगल पे रखे जाते हैं तो इंटेंसिटी कोस फाई की टर्म में बनती है, तो वो एंगल आपके पास 90 डिग्री हो गया, माइनस लो जिसको हम बोलते हैं, तो उससे वो 0 आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 38 की। तो आपको बोला गया when an electron in hydrogen atom is excited from 4th to 5th stationary orbit the change in angular momentum, तो MBR आता है बच्चों NH/2 सिंपल सी बात है, NH डिवाइड बाय 2 तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। पहले था 4th और फिर आपके पास में 5th बन गया, तो ये कितना बन गया, दैट इज H/2 आ गया, तो डेल्टा जो आपके एंगुलर मोमेंटम चाहिए दैट इज H/2 आ जाएगा। H की वैल्यू पुट कर दिए, सब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास में वैल्यू बन जाएगी 3.32 10 to the -34। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 39 है आपके पास में, और ये ट्रांजिस्टर का सवाल है। अगर आप ट्रांजिस्टर क्लियर तभी आप उसको कर पाएंगे। तो इसमें आपको बोला गया है कि इनपुट वोल्टेज गिवन है V1 दैट इज 10 वोल्ट। V1 कितना है आपके पास में, 10 वोल्ट है, और VE गिवन है दैट इज 0.5 वोल्ट, और VCE गिवन है, कॉमन एमीटर का गिवन है 0 वोल्ट। तो आपसे IB और IC निकालने के लिए बोला गया। सबसे पहले तो आपको IB निकालना पड़ेगा। अब IB के लिए आप करेंगे क्या, IB के लिए एक्सप्रेशन बन जाए दैट इज V1 इज इक्वल टू IB RB प्लस VBE। तो यहाँ से अगर आप IB निकालेंगे तो IB एक्सप्रेशन आता है सॉल्व करके दैट इज 9.5 100 मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगी आपको। फिर अगर हम KPA अगर हम फिर इसके बाद में अगर हम KVL की इक्वेशन लिखेंगे तो वो कॉमन अमीटर वाली अगर हम देखेंगे तो वोल्टेज ऑफ कॉमन अमीटर इज इक्वल टू VCRC प्लस VEC लिखा जा सकता है। तो यहाँ से जो IC आपके पास में निकल जाएगा 10 मिली एम्पियर निकल के आ जाएगा। तो ये अगर आप ट्रांजिस्टर क्लियर है तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप उसको सवाल को स्किप कर सकते थे। फिर अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम नंबर 40, तो आपके पास में डायोड का सवाल है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे ये कुछ 5 वोल्ट 2 ओम और ये कुछ ऐसे करके ऐसे बनाया। अब ये देखिए ये तो फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है तो ये रेजिस्टेंस शो करेगा, तो इससे करंट नहीं जाएगा, तो ये तो ओपन हो गया, सिर्फ इससे जाएगा आपके पास में। ये रिवर्स बायस है, इससे चला जाएगा तो ये 2 ओम हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना ऑफर होगी, 4 ओम होगी। तो करंट कितना है, 5 डिवाइडेड बाय 4 इट इज 1.25 सेंटीमीटर। 41 आपके पास में बच्चों लॉजिक गेट का सवाल है। इसमें या तो आप बूलियन अलजेब्रा पूरा एक्सप्रेशन लिखिए, तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप हर एक की वैल्यू पुट करते रहिए, जो ऑप्शन में बोल रहा है आप वो पुट करते रहिए, फाइनल रिजल्ट देख लीजिए। तो इसमें आपके पास में एंड गेट है, सॉरी इसमें आपका नोट गेट है, और आपके पास में नोर गेट है, एंड गेट है, नैंड गेट है। तो आप सिंपल वैल्यूज पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट करके आप सोल्व कर लीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। और नहीं तो आप वैसे करना चाहे पूरा एक्सप्रेशन लिख के बूलियन वाला, तब भी उससे आ जाएगा। ठीक है। बच्चों अब फिर हम बात करते हैं आपके पास में प्रॉब्लम नंबर 42। प्रॉब्लम नंबर 42 आपके इसमें ट्रांजिस्टर का सवाल है। तो इसमें क्या बोला गया कि NPN ट्रांजिस्टर है, इतने इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं एमीटर में पर मिली सेकेंड। तो एमीटर करंट अगर हम देखेंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं ना, तो 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना है नंबर, 10 टू द पावर 13। अच्छा इतने नंबर कर रहे हैं। अब एक पे चार्ज दैट इज 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 डिवाइड बाय टाइम कर दो, कितना टाइम है 1 मिली सेकेंड, दैट इज 1 डिवाइड बाय 1000। तो ये आपके पास में यहाँ से IE आ जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हम बोला इफ ओनली 2% ऑफ इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट इन द बेस, तो IB कैसे करेंगे। तो IB के लिए आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स IE में थे, तो IB को अगर हमें देखना है तो इसका 98% हो जाएगा, 98% मल्टीप्लाई IE आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, यहाँ से IB आ जाएगा। और फिर आपसे क्या पूछा गया, अल्फा की वैल्यू भी पूछी गई। तो अल्फा तो आपको पता है, अल्फा कितना आ जाएगा आपके पास। अल्फा को अगर आप देखेंगे तो अल्फा बन जाएगा कि 98 टोटल उसमें गए और इसमें थे 100%। ठीक है, तो बाकी नंबर है तो ये आ जाएगा 0.98। ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 43 की। तो 43 आपके पास में व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल हो गया, मतलब सॉरी मीटर ब्रिज है। इसमें मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट रेजिस्टेंस आर शोन इन द फिगर, द बैलेंसिंग लेंथ इज 55 सेंटीमीटर। नाउ एन अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन सीरीज विद P। ओके, और न्यू बैलेंसिंग यहाँ पे मिलती है, तो वैल्यू ऑफ X कितनी होगी ये उसमें पूछा गया था।
इसे थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। तो ये रेजिस्टेंस थी 3 ओम आपके पास में, और इसको कुछ क्यू ही रख देते हैं क्योंकि वैसे तो सवाल में गिवन ही नहीं है, ठीक है। और इनिशियल जो बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा था आपको 55 सेंटीमीटर पे मिला, तो यहाँ पे 55 सेंटीमीटर पे होगा, तो ये कितना होगा 45 सेंटीमीटर होगा। सबसे पहले इस क्यू की वैल्यू निकालें, 3 डिवाइड बाई 55 इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 45। तो ये 11 आ गया, ये 9 आ गया, ओके। तो क्यू की वैल्यू आ गई 27 डिवाइड बाई 11, क्या आ गया। अब ये बोल रहा है कि भाई साहब इसके सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगाई गई, तो जो न्यू पॉइंट है वो 75 पे चला गया, तो x की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये रेजिस्टेंस कितना है, 3 डिवाइड बाई x डिवाइड बाई 75 लिखना। तो ये बन गया 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई 75 इज इक्वल टू, ये है 27 बाई 11 और यहाँ पे 25, ठीक, क्योंकि ये 75 तो उधर वो 25 बचेगा। आप सोल्व कर लीजिए कितना आ रहा है। तो ये बन जाएगा 3 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 71 ना, नहीं 81, ठीक। सोल्व करते हैं, दिस इज बिकम 33 प्लस 11x इज इक्वल टू 81। तो 11x आ गया आपके पास में 48 बन जाएगी। तो x के लिए कितनी 48 बाई 11, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 44 सेमीकंडक्टर का सवाल है। बोला गया द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर in a pure silicon crystal at 300 Kelvin is this when the doped with the indium of electron concentration ये है। तो एटम मिक्स्ड विद कितना होगा, द नंबर ऑफ इंडियम एटम मिक्स। तो आपको पता है यार NeNH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आई की वैल्यू पता है आपको, यानी 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 15, इसकी वैल्यू गिवन दैट इज 1.2 10 टू पावर 9। सोल्व कर लीजिए, जवाब मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 45 की। तो बोला गया था करंट फ्लोइंग थ्रू जीना डायोड शोन इन द फिगर। तो कितना है, मतलब जीना डायोड से, तो हमने इसका बैटरी बना दी है, यहाँ पे 2 ओम, ये 5 वोल्ट हो गया बच्चों, ये 2 ओम हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे फॉरवर्ड बायस आ गया, यहाँ पे जीना डायोड है आपके पास, और ये रेजिस्टेंस कितनी है बच्चों 10 ओम। अब सवाल में क्या बोला गया, हमें जीना डायोड से करंट निकालना है। इसका जो वोल्टेज है ये कितना है 4 वोल्ट है आपके पास में। अच्छा, अगर बच्चों ये 4 वोल्ट हो गया तो इससे करंट तो क्लियर आ गया आपके पास में, इससे कितना है 4/100 दैट 0.04 एम्पियर करंट आ गया इससे, तो ठीक। अब इससे अगर हम देखें, यहाँ पे 4 वोल्ट ड्रॉप आया है आपके पास में, तो टोटल आपके पास 5 वोल्ट का ड्रॉप है, टोटल 5 वोल्ट का ड्रॉप है। इसके क्रॉस कितना आएगा, 1 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, टोटल 4 वोल्ट का आना चाहिए, इसके क्रॉस 1 वोल्ट का आएगा। तो इससे कितना करंट जाएगा, इससे जाएगा 0.5। तो अगर आप यहाँ पे ये देखें, सॉरी दिस इज 10 ओम, दिस इज 0.4 एम्पियर। तो अब इससे 0.4 गया, तो यहाँ से 0.5 है, जैसे कितना जाएगा 0.1 एम्पियर। तो इसी के साथ में बच्चे पेपर का डिस्कशन खत्म होता है। पेपर के 11 की बात करें, सवाल आसान थे, पर ये है कि भाई जो स्पेशल टॉपिक है जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह है, तो वो अगर आपके अच्छे हैं तो कई सवाल उसके थे वो कई बार दिक्कत कर देते हैं, बाकी सब तो आसान ही था। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।